उसको गोली मार दी। यहाँ पे आप टेंशन मत लो, अब बेटा आप यहाँ पे रहो, हम साथ में। प्लीज आस्क फॉर हेल्प, वी डोंट नीड। ओके डोंट वरी यू ओके, यू नीड अ वाटर सर। मेरे पति को बचा लो। हम बचा देगा, कोई बात नहीं, बेहतर प्लीज भगवान के लिए बचा लो। कश्मीर में एक बार फिर पर्यटकों को निशाना बना करके मारा गया है। कर्नाटक के शिमोगा की रहने वाली पल्लवी के पति को आतंकवादियों ने मार डाला। पल्लवी ने हमलावरों से कहा कि जब मेरे पति को मार दिया तो मुझे भी मार दो, और उनके मुताबिक आतंकवादी ने जवाब दिया कि तुम्हें छोड़ रहा हूं, जाओ मोदी को बता देना। पल्लवी की तरह और भी लोग हैं जिन्होंने आज किसी अपने को खो दिया। ये सभी एक कायराना आतंकवादी हमले का शिकार हुए हैं, जिसमें 20 से ज़्यादा लोगों के मारे जाने की आशंका है। आज के शो में हम बात करेंगे पहलगाम टेरर अटैक की। घुड़सवारी कर रहे टूरिस्ट पर 22 अप्रैल की दोपहर आतंकवादियों ने फायर कर दिया। कब, क्या, कैसे हुआ, भारत की एजेंसियां कैसे रिस्पॉन्ड इस पर कर रही हैं, और उस संगठन की कहानी क्या है जो इस हमले के पीछे माना जा रहा है। आज इसी पर बात। अपन है कुलदीप और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी ललन टॉप शो। क्या बोलते, भेलपुरी खाने से मेरा पति साइड में था, एक इंसान है, उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। ये जो लोग आपको अभी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं वो आज जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के पीड़ित हैं। दरअसल जम्मू कश्मीर का जो कश्मीर वाला हिस्सा है वहाँ है पहलगाम। आम दिनों में यहाँ भारी संख्या में सैलानी आते हैं बर्फबारी, घुड़सवारी का आनंद लेने। दूर दूर तक घास के मैदान, पहाड़ियाँ, नदियाँ, झरने मौजूद हैं। इसी पहलगाम में है बैसारन पहाड़ी। 22 अप्रैल का दिन भी यहाँ आम दिनों की तरह था। देश दुनिया के सैलानी यहाँ आए हुए थे, घुड़सवारी का आनंद ले रहे थे। लेकिन जैसे ही घड़ी में 2:30 का समय हुआ, 2:30 बजे का समय हुआ, इस बैसारन पहाड़ी की चोटी के आसपास से ऑटोमेटिक गनफायर की आवाज़ सुनाई दी। थोड़ी देर में पता चला कि खाकी काले कपड़े पहने 2 से 3 बंदूकधारियों ने सैलानियों पर फायर खोल दिया है। इस आतंकी हमले में कम से कम 20 लोगों के मारे जाने की आशंका है। इस खबर पर ताज़ा जानकारी के लिए चलते हैं न्यूज़ रूम। शुरुआत में बताया गया कि एक व्यक्ति की मौत हुई, फिर पता लगा 20 के करीब, लेकिन अब जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं अपडेट के साथ, तब ये पुष्टि हो चुकी है कि 26 लोगों की मौत हुई है और आशंका है कि इसमें संख्या बढ़ सकती है क्योंकि कई लोग घायल हैं। पहलगाम में टूरिस्ट स्पॉट पे अटैक हुआ, टारगेटेड अटैक हुआ, नाम पूछा गया, लोगों से उनकी आइडेंटिटी जानने की कोशिश कीजिए, धर्म चेक करने की कोशिश कीजिए, उसके बाद उन पर हमले किए गए, उनकी हत्या की गई। अपडेट ये है कि गृह मंत्री अमित शाह कश्मीर पहुंच चुके हैं। वो किसी भी वक्त घटनास्थल पे जा सकते हैं जहां पे आतंकी वारदात हुई। इसके अलावा तमाम सुरक्षा एजेंसियां एक्टिव हो गई हैं। कोऑर्डिनेशन में एक वर्क चलाया जा रहा है जिसमें ये देखा जा रहा है कि ये जो आतंकी थे ये किधर से आए, इनका रूट क्या था और कहाँ छिपे हुए हैं, इनको खोजने की तलाश जारी है। इन किस हाइड आउट में है, किसी OGW ने इन्हें छिपाया है या फिर लोकल आसपास है। हेलीकॉप्टर के ज़रिए सर्च ऑपरेशन चलाया गया, दिन में, रात में भी सर्च ऑपरेशन जारी है। इसके अलावा तमाम जो IB है या फिर जितनी भी एजेंसियाँ हैं वहाँ पर एक्टिव हैं, उन सब ने अपना काम शुरू कर दिया है। जो एक वीडियो सामने आया आखिर में, जो मंजूनाथ जिनकी हत्या की सबसे पहली खबर आई, जो शिमोगा से हैं, कर्नाटक से, उनका एक वीडियो सामने आया जिसमें वो थैंक यू कह रहे हैं। वो डल झील के शिकारा में हैं, लेकिन किसे पता था कि इस तरीके की ख़तरनाक वारदात को अंजाम दिया जाएगा इस तरीके से, जहां पे टूरिस्ट मौजूद हैं। जो LG ऑफिस है वो तमाम नज़र बनाए हुए, मुख्यमंत्री का बयान आ चुका है। जो भी अपडेट आता रहेगा ललन टॉप आप तक पहुंचाता रहेगा और ललन टॉप की टीम ऑन ग्राउंड भी पहुंचने वाली है। इस खबर के आप तक पहुंचने तक आतंकवादियों की तलाश जारी है। CRPF की क्विक रिएक्शन टीम को घटनास्थल भेजा गया है। पूरे इलाके को सील कर दिया गया है। सैलानियों का जत्था पहलगाम से अपने अपने ठिकानों की ओर रवाना हो गया है। और साथ ही प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके इस घटना पर दुख जताया है, पीड़ितों के लिए संवेदना जताई है और ये भी कहा है कि इसके जो दोषी हैं उन्हें किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। पहलगाम टेरर अटैक को लेकर के प्रतिक्रियाएं आ रही हैं और भी सूबे के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने पोस्ट करके मृतकों के परिवार के प्रति संवेदना प्रकट की। उन्होंने लिखा कि इस हमले को अंजाम देने वाले अमानवीय और नफरत से भरे हैं। सूबे के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने लिखा, पहलगाम में पर्यटकों पर हुए कायरतापूर्ण आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा करता हूं। मैं लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि इस घिनौने हमले के पीछे जो भी हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और
पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने आतंकवादी हमले को लेकर के पोस्ट किया। उन्होंने कहा कि हमारी संवेदनाएं पीड़ितों और उनके परिवारों के साथ हैं। इस बेमतलब हिंसा का कोई मतलब नहीं होता। ऐसे कृत्यों को किसी भी तरह से सही नहीं ठहराया जा सकता। इंडिया टुडे ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि इस हमले में आतंकी संगठन टीआरएफ का हाथ हो सकता है। टीआरएफ यानी द रेजिस्टेंस फ्रंट पाकिस्तान के आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का प्रॉक्सी संगठन है। ज़्यादा जानकारी के लिए न्यूज़ रूम चलते हैं। पहलगाम अटैक में जो इनपुट्स आ रहे हैं, जो इंटेलिजेंस सोर्सेज से जो इनपुट्स आए हैं, मैं उनकी ओर आपका ध्यान दिलाना चाहूँगा। कहा जा रहा है धर्म जो चेक किया गया, नाम पूछा गया लोगों का मारने के पहले, उसका फिज़िकल तौर पर वेरिफिकेशन भी किया गया। लोगों के प्राइवेट पार्ट चेक किए गए कि ताकि उनकी आइडेंटिटी को और इस्टेब्लिश किया जा सके। ये दावे किए जा रहे हैं सूत्रों द्वारा। अब इसका वेरिफिकेशन होना अभी बचा हुआ है और लेवल पे वेरिफिकेशन होने के बाद भी कोई जानकारी पक्की होती है। कहा जा रहा है कि ये टीआरएफ जो द रेजिस्टेंस फोर्स के फाल्कन स्क्वाड से जुड़े हुए हैं। फाल्कन स्क्वाड टीआरएफ दो लश्कर का प्रॉक्सी है, लेकिन फाल्कन स्क्वाड टीआरएफ का वो ग्रुप है जो रिक्रूटमेंट्स करता है और जो आर्म्स प्रोक्योर करता है, यानी जो ग्राउंड वर्क करता है। हाल फिलहाल के बरसों में टीआरएफ ज़्यादा एक्टिव हुआ है जम्मू कश्मीर के रीजन में, ख़ासकर उन इलाकों में जहाँ की टेरेन थोड़ी टफ है। उन टेरेन्स पे कॉम्बिंग करना, उन टेरेन्स में एक्टिविटी करना, सर्च ऑपरेशन चलाना हमेशा से कठिन रहा है। और टीआरएफ में हाल फिलहाल के बरसों में बीते सालों की तुलना में, जैसे बीते समय आम कश्मीरी युवा कुछ पैसों के चलते, कुछ पैसों के लिए बंदूक लेके वहाँ चले जाते थे, लेकिन टीआरएफ में हाल फिलहाल के वर्षों में पाकिस्तान से ट्रेंड लोगों की भर्ती की जा रही है। ट्रेन लोगों की भर्ती और उन कश्मीरी युवाओं की भर्ती में एक अंतर होता है। कश्मीरी युवा जो होता है वो बस्ट फायर खोलता है, तेज़ी से कई राउंड्स फायर करता है, लेकिन जो टीआरएफ के नए ट्रेंड सोल्जर्स आ रहे हैं जो उनके अपने आउटफिट में, वो टारगेटेड फायरिंग करते हैं, लोगों को चुन चुन कर मारना जिसको कहते हैं आम भाषा में। वो वैसे किस्म के हमले करते हैं, सोफिस्टिकेटेड किस्म के हमले करते हैं। वो गुरिल्ला वॉरफेयर में थोड़े अभ्यस्त होते हैं। इस वजह से ही हाल फिलहाल के बरसों में पैरा एसएफ की कुछ यूनिट्स के भी जो कमांडोज़ हैं, जो सोल्जर्स हैं, वो भी टीआरएफ के निशाने पे आए हैं। और हालांकि टीआरएफ की बड़ी कार्रवाई में टीआरएफ के लोगों को भी नेस्तनाबूद किया गया है। भारत सरकार ने लश्कर को प्रतिबंधित बैंड संगठनों की सूची में डाल दिया। फिर भी लश्कर देश में कई आतंकी हमलों और निर्दोष लोगों की हत्याओं की कार्रवाई को अंजाम देता रहा। इस टीआरएफ को बनाने चलाने वाला शेख सज्जाद गुल खुद श्रीनगर का रहने वाला है और उसने बेंगलुरु से एमबीए की पढ़ाई की है। एक नज़र टीआरएफ की कहानी पर डालते हैं। साल 1985 में पाकिस्तान के रहने वाले आतंकवादी हाफिज मोहम्मद सईद और जफ़र इकबाल ने मिलकर जमात-उद-दावा की नींव रखी। एजेंडा इस्लाम के सलाफी आंदोलन को आगे बढ़ाना। साल 1986 आतंकी ज़कीउर रहमान लखवी के पास जिहादियों का अपना एक गुट हुआ करता था। लखवी ने उसे हाफिज सईद के जमात में मिला दिया। नए गुट का नाम हुआ मरकज़-उद-दावा अल-इरशाद। साल 1990 अफगानिस्तान के कुनार प्रांत में एक मीटिंग हुई। इस मीटिंग में 1986 में बने मरकज़ से लश्कर-ए-तैयबा का जन्म हुआ। गठन की इस कार्रवाई को अंजाम देने के लिए बहुत सारे पैसों की ज़रूरत थी और ये पैसे की ज़रूरत पूरी हुई अलकायदा प्रमुख ओसामा बिन लादेन की मदद से। उसने हाफिज सईद, जफ़र इकबाल और लखवी को पैसा खिलाया ताकि लश्कर का काम पूरा हो सके। लश्कर का एजेंडा कश्मीर को भारत से अलग करना, इसलिए लश्कर के अधिकतर ऑपरेशन जम्मू कश्मीर पर केंद्रित रहे। 1992 से लश्कर-ए-तैयबा की जम्मू कश्मीर में एक्टिविटी शुरू हुई। उन शुरुआती एक्टिविटी में घुसपैठ करना, स्थानीय कश्मीरी पंडितों पर हमले करना, स्थानीय लोगों को बरगला कर उनके हाथों में बंदूक थमाना जैसे काम शामिल थे। भारत सरकार ने लश्कर को प्रतिबंधित संगठनों की सूची में डाल दिया। फिर भी लश्कर देश में कई आतंकी हमलों और निर्दोष लोगों की हत्याओं की कार्रवाइयों को अंजाम देता रहा। 2019 में भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर में धारा 370 को निष्प्रभावी कर दिया और राज्य का जो स्पेशल स्टेटस था, विशेष राज्य का दर्जा, उसको ख़त्म कर दिया। जिसके बाद लश्कर के निष्क्रिय पड़े आतंकियों ने एक नया संगठन बनाया। साथ मिला कश्मीर में एक्टिव रहे एक अन्य आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकियों का। नए संगठन को नाम मिला द रेजिस्टेंस फोर्स उर्फ टीआरएफ और तब से लेकर अब तक जम्मू कश्मीर में लश्कर अपनी कार्रवाइयों को टीआरएफ के जरिए अंजाम देता आया है। बानगी देखिए, अप्रैल 2020 केरन घाटी में
टीआरएफ के 2 आतंकियों ने भारत की पैरामिलिट्री फोर्स के 5 जवानों की हत्या कर दी। साथ ही सोपोर में भारतीय सेना के 3 जवानों का कत्ल किया। 2020 में भारतीय सेना के एक कर्नल, एक मेजर, 2 जवानों समेत एक पुलिस अधिकारी की हत्या कर दी गई। मई 2020 में सीआरपीएफ के 4 जवानों समेत एक विकलांग कश्मीरी की हत्या कर दी गई। सीआरपीएफ के जवानों के हथियार भी लूटे गए। जून 2020 में अनंतनाग में एक कश्मीरी पंडित, सरपंच अजय पंडिता की हत्या कर दी गई। अक्टूबर 2020 में कुलगाम में 3 भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या। फरवरी 2021 में श्रीनगर में 2 पुलिस वालों की हत्या। जून 2021 में पुलवामा में बेटी और पत्नी समेत एक पुलिस अधिकारी की हत्या। अक्टूबर 2021 में श्रीनगर में एक कश्मीरी पंडित व्यवसायी की हत्या। अक्टूबर 2021 में श्रीनगर के एक स्कूल में एक सिख और एक हिंदू अध्यापक की हत्या। फिर आया साल 2023 जब भारत सरकार ने टीआरएफ को प्रतिबंधित संगठन घोषित कर दिया। जून 2024 में रियासी बस हमले में 9 की मौत हुई, 41 लोग घायल हुए। अक्टूबर 2024 में गांदेरबल हमला हुआ, 1 डॉक्टर और 6 मजदूरों की मौत हुई। प्रॉक्सी संगठनों पर हमने और ज़्यादा इंसाइट्स के लिए जानकारों से बात की। साथ ही साथ ये भी पूछा कि ये हमला पहलगाम जैसे पर्यटन वाले क्षेत्र में हुआ है जहां इस तरह का ट्रेंड अब तक नहीं था, और अमरनाथ यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो गए हैं। इस यात्रा का बेस कैंप पहलगाम में ही है। क्या इस हमले के पीछे अमरनाथ यात्रा को प्रभावित करने की मंशा हो सकती है? आतंकी हमलों का ये जो ट्रेंड है नया, ये क्या कहता है? इनका पहले से ये मंसूबा है, पहले से इनका प्रोग्राम यही रहा है कि आतंकी संगठन, खास तौर पर द रेजिस्टेंस फ्रंट का, कि हिंदू को टारगेट करना, मजदूरों को टारगेट करना, जो बाहर से क्या कहते हैं पर्यटक आते हैं उनको टारगेट करना। इस बार जो नई बात है वो ये है कि आप अभी तक फौज को निशाना बना रहे थे, अब आपने एक ही बारी में 27 के करीब पर्यटकों को निशाना बनाया है। वो लोग जो घाटी के लोगों को कारोबार दे रहे थे, वो लोग जो घाटी के लोगों को कामकाज दे रहे थे, वो लोग जिनके चलते घाटी के लोगों की रोजी रोटी चल रही थी, आपने उनके ऊपर हमला कर दिया, आपने उनको गोली चलाई। अच्छा, ये ट्रेंड कब से था? कोई नोटिस नहीं कर रहा था सोशल मीडिया के ऊपर कि कॉन्टिन्यूसली सोशल मीडिया के ऊपर एक चीज चल रही थी कि कोई भी आदमी उठ के, हाँ भाई आप ये किसी टूरिस्ट को बोल रहा है कहीं पे, अच्छा जी आप बताइए जी आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे, मस्जिद के सामने फोटो क्यों खींच रहे हैं, आप डल में शराब क्यों पी रहे हैं, आप फलाना क्यों कर रहे हैं, धमकाना क्यों कर रहे हैं। सो यू कैन नॉट प्रिवेंट पीपल फ्रॉम डूइंग व्हाट दे वांट टू डू बिकॉज दे आर टूरिस्ट। They have that independence and liberty to do whatever they want to do. Number one. Number two, it is not Saudi Arabia जहां पर आप शरिया इन्फोर्स करोगे कि नहीं जनाब यहाँ पर तो शरीयत का कानून है और आप यहाँ पर वैसे ही रहेंगे जैसे हम चाहेंगे। आप वो भी नहीं कर सकते। इंटेलिजेंस फेलियर का जहां तक ताल्लुक है, you could have called it an intelligence failure अगर आपके पास इनपुट आया होता और आपने इनपुट पर काम नहीं किया होता। I can just say that terrorists, they were successful in because वहां 2000 के करीब लोग थे as I'm hearing, तो 2000 का हुजूम कहीं पे है और कैमोफ्लाज में अगर कोई आदमी आके आ रहा है और गोली चला रहा है, then you can yourself well imagine कि वहां पे तो you can wreak havoc। इस खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी, जो भी होगा अपडेट्स आप तक लेकर के आएंगे। बड़ी खबर यहीं तक, अब सुर्खियों की बारी। बेंगलुरु रोड रेज मामले में नया अपडेट आया है। 21 अप्रैल को भारतीय वायुसेना के अधिकारी शिलादित्य बोस ने अपने ऊपर हमले का दावा किया था, लेकिन पुलिस जांच में मामला पलटता नजर आ रहा है। पुलिस ने अब शिलादित्य बोस के खिलाफ बीएनएस की कई धाराओं में मामला दर्ज किया है। ये धाराएं हैं 109 उकसाना, 115/2 गंभीर चोट पहुंचाने का प्रयास करना, 304 छीना झपटी, 324 जानबूझकर चोट पहुंचाना, 352 हमला या आपराधिक बल शामिल है। दरअसल 21 अप्रैल के दिन शिलादित्य बोस का एक कॉल सेंटर में काम करने वाले विकास कुमार के साथ सड़क पर झगड़ा हो गया था। घटना बेंगलुरु के सीवी रमन नगर के पास हुई। शिलादित्य ने मारपीट की घटना के बाद 2 वीडियो सोशल मीडिया पर डाले, जिसमें वो कह रहे हैं कि मैं अपनी पत्नी के साथ कार में था, तभी मेरी कार एक बाइक सवार के पास से निकली। उसने कन्नड़ भाषा में गालियां देना शुरू किया। इस व्यक्ति ने मेरी कार पर DRDO का स्टिकर देखा। DRDO यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो भारत सरकार की रक्षा मंत्रालय का अनुसंधान और विकास विंग है। स्टिकर देखते ही वो गुस्से में आ गया। उसने कहा कि तुम DRDO के लोग हो। ये बोलते ही उसने मेरी पत्नी को गाली दी। मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ तो मैं अपनी कार से बाहर निकला। मेरे निकलते ही बाइक सवार व्यक्ति ने
मेरी माथे पर चाबी मार दी और खून बहने लगा। शिलादित्य की शिकायत के आधार पर पुलिस ने विकास को गिरफ्तार किया, उससे पूछताछ हुई, लेकिन कुछ घंटे बाद घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। पुलिस ने आसपास के लोगों से भी पूछताछ की। जांच में पता चला कि शिलादित्य ने विकास के साथ हाथापाई की थी। पुलिस ने विकास कुमार की शिकायत पर व्यापनहल्ली पुलिस स्टेशन में विंग कमांडर बोस के खिलाफ काउंटर एफआईआर दर्ज की है। विकास ने अपनी शिकायत में कहा कि विंग कमांडर ने उनकी बाइक को एक तरफ फेंक दिया, उनका फ़ोन तोड़ दिया और धमकी दी कि मैं वायुसेना अधिकारी हूं, मेरे साथ खेल मत खेलो। फिलहाल पुलिस शिलादित्य की तलाश कर रही है। इस बीच राज्य के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया की भी प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने कहा है कि शिलादित्य बोस ने कन्नड़ भाषी विकास पर हमला किया, फिर सोशल मीडिया पर कर्नाटक और कन्नड़ भाषी लोगों पर बेबुनियाद आरोप लगाए। इससे कन्नड़ लोगों के स्वाभिमान को ठेस पहुंची है। यूपीएससी ने सिविल सर्विस एग्जाम 2024 का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया है। इस एग्जाम में प्रयागराज की शक्ति दुबे ऑल इंडिया टॉपर बनी है। हर्षिता गोयल, अर्चित पराग डोंगरे और मार्गी चिराग शाह ने क्रमशः दूसरा, तीसरा और चौथा स्थान हासिल किया है। आकाश गर्ग को 5वां स्थान मिला है। टॉपर शक्ति दुबे ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और बीएचयू से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। शक्ति ने पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशंस को ऑप्शनल सब्जेक्ट रखा था। रैंक 2 पर आने वाली हर्षिता गोयल मूल रूप से हरियाणा की हैं, लेकिन कई साल से गुजरात के वडोदरा में रह रही हैं। हर्षिता सीए हैं। उन्होंने बिलीफ फाउंडेशन नाम के एनजीओ में काम भी किया है। ये संस्था थैलेसीमिया और कैंसर जैसी बीमारियों से जूझ रहे बच्चों की मदद करती है। तीसरे रैंक पर आने वाले अर्चित पराग डोंगरे ने VIT वेल्लोर से इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में बीटेक किया है। रैंक 4 पर आने वाले मार्गी चिराग शाह ने भी बीटेक किया है। उन्होंने समाज शास्त्र को ऑप्शनल सब्जेक्ट रखा था। 5वीं रैंक वाले आकाश गर्ग ने दिल्ली से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है और इस एग्जाम में समाज शास्त्र को ऑप्शनल सब्जेक्ट उन्होंने रखा था। इस बार यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा में 1009 कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं। इसमें जनरल के 335, EWS यानी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के 109, OBC के 318, SC यानी अनुसूचित जाति के 160 और ST यानी अनुसूचित जनजाति के 87 कैंडिडेट्स शामिल हैं। यूपीएससी जैसी प्रतिष्ठित परीक्षा में हर साल देश के लाखों युवा शामिल होते हैं। चयन कुछ का होता है, बहुत से परीक्षार्थियों के हाथ खाली भी रह जाते हैं। इसी वक्त उनके दोस्तों और करीबियों की भूमिका बढ़ जाती है। उन्हें ये बताया जाना चाहिए कि जीवन एक परीक्षा से कहीं ज़्यादा, कहीं आगे है। ये परीक्षा ज़रूरी हो सकती है, लेकिन सबसे ज़रूरी नहीं हो सकती। अगली सुर्खी, अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वैंस 4 दिनों के दौरे पर भारत आए हुए हैं। दौरे के दूसरे दिन वैंस अपने परिवार के साथ जयपुर पहुंचे। वहां उन्होंने आमेर के किले की सैर की, फिर राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में एक स्पीच दी। वैंस ने कहा कि भारत और अमेरिका एक ट्रेड डील पर सहमति बनाने के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं। उपराष्ट्रपति ने यह भी कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ग्लोबल ट्रेड को बैलेंस करना चाहते हैं और इस कवायद में भारत जैसे सहयोगियों की भूमिका महत्वपूर्ण होने जा रही है। इस स्पीच के दौरान वैंस ने इस साल फरवरी में ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात का जिक्र भी किया। वैंस ने कहा कि प्रधानमंत्री ने उस मुलाकात में कहा था कि इस दशक के आखिर तक भारत और अमेरिका के बीच का व्यापार $500 बिलियन यानी लगभग 42 लाख करोड़ रुपए का हो जाना चाहिए। ये भी बोले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतने लोकप्रिय नेता हैं कि कभी कभी उन्हें जलन होती है। प्रधानमंत्री की बात हो रही है तो ये भी बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी इस समय 2 दिन के दौरे पर सऊदी अरब पहुंचे हुए हैं। 22 अप्रैल के दिन जेद्दा एयरपोर्ट पर उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। दौरे पर जाने से पहले प्रधानमंत्री ने कहा था कि दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक संबंध रहे हैं और पिछले 1 दशक में दोनों ने साथ मिलकर बहुत कुछ हासिल किया है। पिछले 1 दशक में प्रधानमंत्री का ये तीसरा सऊदी अरब दौरा है। इस दौरे पर प्रधानमंत्री हज कोटे को लेकर के भी बात कर सकते हैं। साथ ही व्यापार और ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग को लेकर के भी बड़े समझौते हो सकते हैं। दोनों देशों की तरफ से संकेत दिया गया है कि एक कंबाइंड रिफाइनरी प्रोजेक्ट पर भी जल्द ही काम शुरू हो सकता है। आज का ललन टॉप शो यहीं तक। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। देखते रहिए दी ललन टॉप।